नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन अड्डा पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं राज्य शासन की। किसकी बात कर रहे हैं? राज्य शासन की। आज हम साथियों बात करते हैं राज्य शासन की। हमारे राज्य शासन किस प्रकार है? राज्य शासन संविधान के कौन से भाग में है? राज्य शासन संविधान के कौन से भाग में? साथियों, आप आंसर क्या दोगे? संविधान के भाग नंबर 6 में। और आर्टिकल कौन सा इसका? कौन सा आर्टिकल में है ये? 152 से 237 आर्टिकल में, भाग नंबर 6 में राज्य शासन के बारे में बात कर रहे हैं हम जी। ये इतनी बात नोट कर लीजिएगा और चलिए आगे चलते हैं। आज क्या कुछ खास पढ़ने वाले हैं, चलिए आगे चलते हैं जी। साथियों, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि राज्य में सरकार व प्रशासन के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से, उनकी चर्चा कर लेते हैं। राज्य प्रशासन में भाग में 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्यपाल के प्रधानत्व में कार्यपालिका और मुख्यमंत्री के प्रधानत्व में कार्यपालिका, उच्च न्यायालय के प्रधानत्व में कार्यपालिका। अब हम पहले बात किसकी कर लेते हैं? राज्य कार्यपालिका की कर लेते हैं साथियों। पहले हम बात राज्य कार्यपालिका की करेंगे। तो देखो साथियों, राज्य कार्यपालिका हमारे ये संविधान के अनुच्छेद 152 से 167 तक है। पहले हमने क्या अध्ययन किया था? राज्य शासन के बारे में। राज्य शासन तो हमारे संविधान के भाग 6 में कितने से कितने, 152 से 237 तक। अब बात करते हैं हम राज्य कार्यपालिका की। तो राज्य कार्यपालिका हमारे कौन से आर्टिकल में कितने तक है? राज्य कार्यपालिका हमारे 152 से 267 तक है। और इसमें एक राज्य कार्यपालिका 152 से 167 तक है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं देख लीजिए। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हो सकता है, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। इसमें एक तो सीएम होता है, जिसको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं हम साथियों। इसमें एक तो सीएम शामिल होता है, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। राज्यपाल होता है, राज्यपाल को गवर्नर कह सकते हैं हम, इंग्लिश लैंग्वेज में गवर्नर कह सकते हैं। और कौन कौन सा मंत्री परिषद होता है। और राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं जिनको। ये सभी कौन किस में आते हैं? राज्य कार्यपालिका में आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं साथियों। इसमें आगे का पार्ट करते हैं राज्य विधानमंडल। इसके बारे में क्वेश्चन कैसे आता है? यह राज्य विधानमंडल हमारे संविधान के किस आर्टिकल में? 168 से 213, 168 से 213 तक है। इसमें राज्यपाल आ जाता है, विधान परिषद, विधानसभा, यह तीनों चीज आती है। जिस प्रकार हमारे संसद में आता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार राज्यपाल और विधानसभा, विधान परिषद आता है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे कंफर्म और कर दूं कि हमारे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। यहाँ पर ओनली फॉर क्या है? यहाँ पर विधानसभा है। राजस्थान में क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो नोट कर लेना आप इस बात को। चलिए आगे चलते हैं हम। गवर्नर के बारे में क्या कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, उनके बारे में विस्तार से इम्प्रूव अध्ययन करते हैं हम। तो साथियों, थोड़ा गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। क्या कुछ क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, सभी आप ध्यान से नोट कीजिए। राज्यपाल हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो क्या बताओगे आप? ये आर्टिकल 153 153 में है। ये 7वें संशोधन, कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 7वां संशोधन हमारे 153 आर्टिकल में है। अनुच्छेद 153 में इस 7वें संशोधन में बात की गई है राज्यपाल की। इससे पहले हमारे क्या होता था? यहाँ पर राज प्रमुख होता था। सब चर्चा करेंगे हम विस्तार से। आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से अध्ययन कीजिए। पहले हमारे राजपुत का पद होता था, जो कि बाद में बदल कर क्या नाम रख दिया गया देख लीजिए। जैसे हमारे पहले यहाँ पर राज प्रमुख का पद प्रमुख माना जाता था। यहाँ पर पहले हमारा क्या होता था? राज प्रमुख को चेंज कर दिया। किस संविधान संशोधन में?
संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में हुआ था। इसके बाद कौन सा पद आ गया? गवर्नर का आ गया, गवर्नर जनरल। हाँ, तो इतना ध्यान रखें दोस्तों। आगे चलते हैं। इसमें यह बता रहा है कि राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। वैसे आप सभी को पता होगा कि राज्यपाल तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। सभी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। राज्य के जितने भी कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। संवैधानिक मुख्य होता है। ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको, राष्ट्रपति ने इसको एक प्रतिनिधि के रूप में ले रखा है यहाँ पर राज्य को। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे राज्यपाल कलराज जी मिश्र हैं, उन्होंने रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में छोड़ रखा है। हमारे अस्थायी शासन चले न चले, आपातकाल की स्थिति हो, तो वो सभी कर्तव्य उनके बनते हैं। उनकी बात आगे करेंगे हम। चलिए अब विस्तार से रीडिंग करते हैं। ये दोस्तों इसमें आगे बता रहा है, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, ये बात मैंने अभी बोली थी आपको, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल संघीय ढांचे, राज्यपाल और क्या क्या कर सकता है? राज्यपाल संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका कैसे? वह राज्य का संवैधानिक मुख्य होने के नाते साथ साथ केंद्र का भी प्रतिनिधि रूप होता है। डबल भूमिका अपने आप हो गई ना, दोहरी भूमिका। राज्यपाल का नाम मात्र कार्यकारी बनाता है। राज्यपाल नाम मात्र का कार्यकारी होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? स्टेट की जो वास्तविक शक्तियाँ हैं, वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? तो आप आंसर क्या दोगे? स्टेट की वास्तविक शक्तियाँ होती है हमारे सीएम के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं दूसरी भाषा में। मुख्यमंत्री के पास हमारी ये सभी शक्तियाँ होती है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है। वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होती है। 7वें संशोधन में ऐसी व्यवस्था की गई है। उसके अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसके कहने का मतलब क्या है? जैसे एक व्यक्ति राज्यपाल बना हुआ है, उस एक व्यक्ति को एक स्टेट से छोड़कर 2 स्टेट में भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। जैसे एक स्वयं व्यक्ति, साथियों का खुद व्यक्ति भी, जैसे मान लो राजस्थान का हो गया, एक तो राजस्थान का हो गया गवर्नर, एक हो गया एमपी का। तो उसको, इसका मतलब यह नहीं है कि ये डबल हो गया तो दोहरा भत्ता मिलेगा या डबल उसको वेतन मिलेगा। ऐसी कोई हमारे संविधान में विधि या उल्लेख नहीं है, बल्कि उसको जैसे 2 साल हमारे यहाँ पर किसी राज्यपाल ने शासन कर लिया, तो बाकी 3 साल जो शेष बचे हैं उसको राष्ट्रपति कभी भी किसी भी स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकता है। ये सभी बातें हम आगे अध्ययन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं विस्तार से। इसमें क्या दे रखा है? 7वां संशोधन 1956, ये हमने अभी रीड किया। 7वां संशोधन 1956 के अनुसार ही एक व्यक्ति या 2 या अधिक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल को उपलब्धियां कर भत्ते राष्ट्रपति द्वारा मानकों के तय आधार पर मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति जैसे मुख्यमंत्री अपनी मनमानी से वेतन दे सकता है या कोई और कर सकते हैं। राष्ट्रपति उसका मानक तय करेगा। मतलब मेन एजेंट इसका कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, गवर्नर का, राज्यपाल का। वो एक प्रतिनिधि भेजा है तो प्रतिनिधि को उस हिसाब से ही कार्यभार संभालेगा। 1 नवंबर 1956 क्या हुआ था? राज्य का पुनर्गठन। क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसमें राज प्रमुख के स्थान पर कौन सा पद आ गया था? राज्यपाल। नया पद कौन सा आ गया था? गवर्नर का नया पद आ गया था। कब आ गया था? 1 नवंबर 1956 को पद सर्जन किया गया था। फिर आगे इसमें बात करें तो 1 नवंबर को राज्यपाल का ये पद आ गया। फिर राज्य के प्रथम एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? जैसे पहले राज प्रमुख होते थे तो हमें पता तो होना चाहिए ना अपने लिए के लिए राज प्रमुख कौन थे। तो राज प्रमुख पहले कौन थे? स्वाभिमान सिंह कह सकते हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें पहले राज प्रमुख कौन थे? स्वाभिमान सिंह थे, महाराजा स्वाभिमान सिंह।
पहले राज प्रमुख शाही मान सिंह थे। आगे चलते हैं, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल। प्रश्न यहाँ से भी आता है कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो आप आंसर क्या दोगे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल श्रीमान गुरुमुख निहाल सिंह थे और उनको बनाया गया था। वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज जी मिश्र है। राजस्थान के 2020 की विधानसभा में कलराज जी मिश्र हमारे राज्यपाल है, गवर्नर है। और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, आपको पता होगा तो बताइएगा। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153। अनुच्छेद 153 क्या बात करता है? यह करता है राज्यपाल के पद की व्यवस्था। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल के पद की व्यवस्था भी राज्यपाल की होती है खुद की, वो संवैधानिक प्रमुख होता है। ये सभी बात कर ली हमने। जबकि वास्तविक शक्ति सीएम के पास होती है, यह पहले चर्चा की थी। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? वास्तविक शक्तियाँ सीएम के पास होती है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 154 आर्टिकल 154 ये क्या बताता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 राज्य की समस्त शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी। राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य सरकार के जितने भी कार्य है वो राज्यपाल के नाम से किया जाता है। बिना राज्यपाल के नाम से कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यही कहना चाहता है, ये सीधी सीधी बात। और अनुच्छेद 155 ये आपको पता होगा कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट से। कोई भी व्यक्ति होगा वो नियुक्त होगा, सरकार का अधिकारी कोई भी होगा। किस आर्टिकल में बात की हुई है? 155 में 155 में। नियुक्ति किस प्रकार? ये केंद्र की सिफारिश पर अपॉइंटमेंट देगा। कौन देगा? केंद्र की सिफारिश पर अपॉइंटमेंट होगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट की अनुमति भी जरूरी है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर यह सब कुछ हो जाएगा। कौन से आर्टिकल में? 155 में क्या प्रावधान है? नियुक्ति का कौन सिफारिश देगा? केंद्र सरकार देगी, राष्ट्रपति देगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 100 यह हमारे थोड़ी कुछ इसमें विशेष बातें बच रही है, वो भी बता दें आपको कि यह किस मॉडल पर आधारित है। कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ये हमारे नियुक्ति की व्यवस्था जो भी ली गई है, थोड़ी भी अमेरिकन मॉडल में भी देखी जा सकती है। इसमें केंद्र सरकार और नियुक्ति की प्रणाली ये सब अमेरिकाई मॉडल से हमने अपनाया है। और बात अगले अनुच्छेद की करें, अगले आर्टिकल की करते हैं हम 156 की। 156 क्या कहता है? 156 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 156 यहाँ से भी मोस्ट क्वेश्चन आ जाता है 156 में से। आर्टिकल 156 इसमें कार्यकाल दे रखा है। कोई भी व्यक्ति राज्यपाल होगा तो उसका कार्यकाल तो होता है ना अपना। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। यहाँ प्रसाद पर्यंत समझिए। प्रसाद पर्यंत क्या होता है? प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति की मनमर्जी। क्या कह सकते हैं हम? राष्ट्रपति की मनमर्जी। राष्ट्रपति की मनमर्जी को हम प्रसाद पर्यंत कह सकते हैं। तो मतलब जब तक राष्ट्रपति की मनमानी चलेगी, राष्ट्रपति की मनमर्जी आ गई कि इस व्यक्ति को 5 साल तक राज्यपाल बनाना है या 2 साल 4 साल जितने भी, तो यहाँ पर मनमर्जी की बात हो रही है। राष्ट्रपति की मनमर्जी तक सामान्यतः पद ग्रहण 5 वर्ष माना जाता है। जैसे सामान्य तो 5 वर्ष मानते हैं राज्यपाल के पद को, कार्यभार को। बाकी जब राष्ट्रपति को यह एहसास हो जाए कि ये राज्यपाल अच्छा नहीं है, संवैधानिक तौर पर कार्य नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्यपाल को तुरंत उसका तबादला कर सकता है और उसको अपने पद से हटा सकता है। ऐसी व्यवस्था हमारे किस आर्टिकल में की गई है? 156 में, संविधान के आर्टिकल 156 में। और क्या दे रखा है? उसके बाद भी कोई व्यक्ति पद पर बना रहना चाहता है, धारण करता रहेगा, तो जब तक कि किसी उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, उसको वहाँ पर रहना ही होगा जब तक कोई व्यक्ति उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर सकता हो। ऐसी व्यवस्था की गई है। और संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं बनाई गई है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से राज्यपाल को हटा सके। जिसके तहत राष्ट्रपति वैसे हटा नहीं सकता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं वारंट जारी कर सकता है
और कई कई जगह में राष्ट्रपति भी स्वतंत्र है राज्यपाल को हटाने के मामले में। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम आर्टिकल 157 की। 157 में क्या बात बोल रहा है ये? 157 है ये राज्यपाल की योग्यता से संबंधित। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो। ये सेम योग्यताएं हमारे राष्ट्रपति में लगती है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद भी हमारे लिए जरूरी होता है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो किसी और संस्था से लाभ ले रहा है तो उसको राष्ट्रपति कैसे बनाया जा सकता है? इससे तो जनता में मतभेद बढ़ जाएंगे और उसको पुनः बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है, बल्कि 157 में योग्यताएं जाननी है हमें मोस्टली। और 158 आर्टिकल 158 क्या कहता है? आर्टिकल 158 कहता है कि राज्यपाल पद के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? केंद्र या राज्य विधायिका का सदस्य न हो, यदि हो तो उसे सदन के उसी तिथि को अपना पद छोड़ना होगा। इसका मतलब समझिए, केंद्र या राज्य विधायिका का सदस्य न हो, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो वो न तो केंद्र का सदस्य हो न विधायिका का हो, वो अपने किसी भी लाभ के पद पर न हो। अगर लाभ के पद पर वो पाया जाता है तो उसे वो पद छोड़ना होगा। उसको क्या करना होगा? छोड़ना होगा। लाभ के पद को छोड़ना होगा और नया पद ज्वाइन करना होगा, जो कि उसको राज्यपाल का पद मिलेगा। वह ज्वाइन करने के लिए ये योग्यताएं चाहिए। अनुच्छेद 160 यह क्या बात करता है? यह करता है कुछ आकस्मिक मामलों में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मतलब कुछ जगह राष्ट्रपति को भी क्षेत्राधिकार जैसे छूट दी गई है। अनुच्छेद 161 की बात करते हैं हम, आर्टिकल 161 की बात करते हैं। अनुच्छेद 161 कहता है क्षमादान की शक्ति यह केवल किसके पास है? राज्य सूची के विषयों पर। राज्यपाल को यह लगता है कि राज्य सूची का ये विषय है, इस व्यक्ति को हम क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। तो यह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 161 में राज्य सूची के विषय पर राज्यपाल विचार विमर्श कर सकता है, मुख्यमंत्री से सलाह ले सकता है, सलाह का भी काम कर सकता है। ये मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, या चाहे तो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड को माफ कर सकता है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है देखते हैं। तो साथियों इसमें पॉसिबल ये है कि सैनिक न्यायालय द्वारा दंड भी नहीं हो। सैनिक न्यायालय द्वारा जो दंड दिया जाता है उसको माफ नहीं कर सकता। और क्या नहीं कर सकता? मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति और ये राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों राज्यपाल सभी को माफ कर सकता है, बल्कि ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। इसका एक अलग आर्टिकल है, उसको भी हम अध्ययन करेंगे, आईपीसी की धारा में दिया हुआ है। अनुच्छेद 162 क्या कहता है? आर्टिकल 162 यह क्या बोलता है? यह कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कोई भी शक्ति होगी या कोई भी कार्यपालिका होगी, उसकी शक्ति का तो विस्तार होगा। उसके लिए क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं तो वो आप यहाँ पर रीड कीजिए, क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें तो शक्ति के विस्तार के बारे में बात करा है 162 में। और 163 की बात करें, यहाँ पर राज्यपाल को सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आप सभी को पता है मंत्री परिषद होती है, जिसको हम विधानसभा विधान परिषद कहते हैं। विधानसभा में हमारे यहाँ से कितने लोग इलेक्शन लड़ते हैं? तो 200 चुनाव लड़ते हैं। राजस्थान से अलग अलग स्टेट से अलग अलग संख्या होती है इसकी। तो दोस्तों अलग अलग स्टेट से अलग अलग संख्या होती है। तो चलिए थोड़ा आगे और जानते हैं। अपने विवेक अधिकार वाले कार्यों के अलावा अन्य कोई, इसमें क्या कह रहा है 163 में, राज्यपाल को सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी। अपने विवेक वाले कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री से नेतृत्व मंत्री परिषद सलाह लेना अनिवार्य है, यह भी बात बताई गई है। और आर्टिकल 164 की बात करें हम, अनुच्छेद 164 की, अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 क्या कहता है? यह कहता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किस प्रकार होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों,
आज आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी कीजिए, वरना हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए, नोट्स, PDF और इन सभी जानकारी के लिए, क्विज के लिए हमारे साथ ऐड हो सकते हो, हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप हमारा नंबर थोड़ा नोट कर लीजिए, 8302958782। यहाँ पर 24 घंटे सेवा आपके लिए उपलब्ध है। आप हमें व्हाट्सअप मैसेज है ना, व्हाट्सअप मैसेज के लिए हमारे कुछ नियम कायदे होते हैं। व्हाट्सअप के मैसेज आप मॉर्निंग में 10 to 1 बजे के बीच नहीं कर सकते, और बाकी टाइम आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। 10 to आपको क्या ध्यान रखना है, 10 से 1 बजे के बीच कॉल नहीं करना, ना मैसेज करना। बाकी टाइम आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और हमारे पर्सनली चैनल, जैसे टेलीग्राम चैनल हुआ हमारा, टेलीग्राम भी चैनल है हमारा, टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एजुकेशन अड्डा नाम लिख के टेलीग्राम पे क्या नोट करोगे, एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन अड्डा, या आप हमें मैसेज कर देना, हम आपको लिंक दे देंगे टेलीग्राम पे एजुकेशन अड्डा। और व्हाट्सएप पर भी आप हमारे साथ ऐड हो सकते हो, जो मैंने अभी कॉन्टैक्ट नंबर बताए हैं। फेसबुक पे भी हमारा चैनल है एजुकेशन अड्डा के नाम से, वहाँ पर भी सूचना आती है एजुकेशन से रिलेटेड। पूरा नाम एजुकेशन लिख के आप आगे अड्डा लिख के हमारे साथ ऐड हो सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर की आप पर कृपा बनी रहे। जय हिंद।